Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से जुड़ी हुई ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम सुषमा। थैंक यू राजेश, थैंक यू मनोज। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Key equity indices gained more than 0.7% amid positive global cues. Sensex closes at 39,044. Nifty settles at 11,522. Global indices climb amid progress in COVID-19 vaccine development. And gold rises to trade above 53,000 rupees per 10 grams mark in the Delhi bullion market. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों पर घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज। 0.7% से अधिक बढ़त के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक। सेंसेक्स 39,044 पर हुआ बंद। निफ्टी 11,522 दर्ज हुआ। कोविड-19 का टीका विकसित होने की संभावनाओं से वैश्विक बाजार में भी निवेशकों के बीच उत्साह दिखा और दिल्ली सराफा बाजार में सोने का मूल्य बढ़कर 53,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर पहुंचा। घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच निवेशकों के बीच काफी उत्साह देखा गया। खास तौर से बैंकिंग और फाइनेंस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों में अच्छी खासी लिवाली की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 288 अंक यानी 0.74% की बढ़त लेकर 39,044 पर बंद हुआ। यानी एक बार फिर से सेंसेक्स 39,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया है। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 82 अंक यानी 0.72% उछाल के साथ 11,522 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में कहीं अधिक बेहतर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.85% की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.44% की वृद्धि हुई। Key equity indices today gained more than 0.7% as investors poured money into banking and finance counters amid a positive trend in global markets. The 30-share BSE Sensex overcame bouts of volatility to end 288 points or 0.74% higher at 39,044. The broader NSE Nifty rose 82 points or 0.71% to finish at 11,522. IndusInd Bank topped the gainers chart on the Sensex, spurting above 4%, followed by Bharti Airtel, Axis Bank, Bajaj Finance, ICICI Bank, Sun Pharma, HDFC and Kotak Bank. On the other hand, Titan, Maruti, ITC, Asian Paints, M&M, HCL Tech and Bajaj Auto were among the laggards, shedding up to 1.2%. The broader market at BSE outperformed the Sensex. The mid-cap surged 0.85%. The small cap jumped up by 1.44%. Mid and small cap stocks extended their gains as participants wagered on increased inflows into the segment following changes in asset classification norms for multi-cap mutual funds. Sector-wise, BSE Telecom, Healthcare, Banking, Basic Materials, Finance, Power and Utilities rose by up to 1.94%, while Realty closed lower.
Global equities were buoyed by encouraging industrial output data from China, which also propelled yuan to a 16-month high. और सुषमा जी, सबसे पहले तो बाजार में आज की गतिविधि पर आपकी प्रतिक्रिया हम समझना चाहेंगे। एक बार फिर से 39,000 के आंकड़े को पार कर गया सेंसेक्स और निफ्टी भी 11,500 के स्तर से ऊपर बंद हुआ है। किन अर्थों में ले रही हैं आज के कारोबार को? मैं समझती हूँ कि आज की जो बुलिश ट्रेंड आया है, जिसमें स्पर्ट आया है काफी सारे वाइड रेंजिंग मार्केट में, अगर आप देखें तो ज्यादातर इसका असर है ग्लोबल क्यूज, ग्लोबल बाहर से जो खबरें आ रही हैं। और सबसे बड़ी खबर ये है कि चाइना जो मतलब पूरे विश्व भर में दूसरे दर्जे पे है इन इकोनॉमीज, वो अगस्त में उनके रिटेल सेल्स बढ़ गए हैं पहली बार, और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी उनका बढ़ गया है। तो इसका मतलब है कि पूरे दुनिया भर में जो मैन्युफैक्चरिंग के जो इंजन है वो चलने लग पड़ा है। ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है। और क्योंकि अगर चाइना में फैक्ट्रीज चलना शुरू हो गई हैं तो इसका मतलब है वो रॉ मटेरियल्स लेंगे, वो कंपोनेंट्स लेंगे बाकी देशों से। तो इसका सिर्फ इसका जो असर है ये इंडस्ट्रियल आउटपुट का सिर्फ चीन के ऊपर असर नहीं है, ये इसका असर है दुनिया भर में, क्योंकि चीन की जो फैक्ट्रीज हैं वो अब वहाँ मिडिल ईस्ट से तेल लेंगे, अब कंपोनेंट्स लेंगे साउथ ईस्ट एशिया से और बाकी देशों से भी। तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया भर में जो मैन्युफैक्चरिंग का जो स्टॉल हो गया था सिलसिला वो शुरू हो गया है। और ये इसका असर जो है सिर्फ हमारे ही स्टॉक मार्केट्स में नहीं हुआ, ये डाउ जोन्स वॉल स्ट्रीट में भी हुआ है, एशियन मार्केट्स में भी हुआ है। तो इसका ये मेरे ख्याल सबसे बड़ा इम्पैक्ट आज का ये है। So the investors, Sushma, poured in a lot of money today into the banking and finance counters. As you said, it is primarily due to the positive trend in global markets. Why banking and why finance counters? Well, banking and finance, of course, have been showing strength in recent times. I think one of the reasons, of course, is that the government has, has been talking in terms of the fact that we need to expand the banking sector. And, of course, they have been doing a lot of restructuring of the banking sector. A lot of banks have been merged. And the idea is, and if you have been hearing the pronouncements from leading policymakers, the idea is that we need to have, they have been talking about the fact that we simply don't have enough banks. We need more banks. The other thing, of course, is that the profitability of these banks has been very good. Some of these private banks, HDFC Bank, ICICI Bank, their performance has improved tremendously. Thirdly, of course, the situation regarding NPAs has also improved significantly. So there are a host of factors as far as the financial services sector. And of course, the crisis that had occurred about 6 months ago as far as NBFCs, that really seems to have eased also. Okay, I'm going back to yesterday's parliament where a lot of bills were proposed. Barring equity infusion in public sector bank and some spending in the health sector, the supplementary demands for grants does not indicate any renewed fiscal push in the wake of record contraction in the economy. What's your view on that? Well, I think that, there is likely, I think the indications that we have been getting is that the government is finalizing some kind of a package. Now, whether it is reflected in the demands for grants or not, we have to see, because the government can, of course, always go back to Parliament. There's no bar on it. And so I think we really have to take a wait and watch outlook right now, because I think there is no way that the government can face the economic contraction of the current financial year without providing another round of stimulus. It has already done 2 rounds of stimulus. One was right at the initial stage. The second was a package for the MSME sector. Of course, for agriculture, there was a package of reforms. You couldn't call it a stimulus, but there was a package of reforms. But right now, definitely, we are awaiting
yet a third stimulus, and one, as I said, one can only wait and watch. सुषमा जी, यदि हम आपकी तरफ से समझना चाहें कि जो तीसरा प्रोत्साहन उपाय हो सकता है, उसमें किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है जिससे कि मांग में बढ़ोतरी हो, अर्थव्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर आती हुई दिखे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमें उन क्षेत्रों में फोकस करना चाहिए जो लेबर इंटेंसिव हैं, और क्योंकि हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है वो इस वक्त अच्छी नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए तो सितंबर में सीएमआई ने कहा कि ये 7.7% अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है, और वो करीबन उतना ही है जितना जनवरी इस साल में था, लेकिन वो भी अच्छा आंकड़ा मैं नहीं समझती, क्योंकि हिस्टोरिकली हमारे देश में 2 या 3% की अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज होता था, तो ये काफी 3-4 सालों में बढ़ गया है। तो लेकिन 7.7% इतना है जितना जनवरी में था, लेकिन फिर भी हम अगर आप देखा जाए तो माइग्रेंट वर्कर्स जो शहरों में थे वो गांव में चले गए। इसकी वजह से मनरेगा में के ऊपर काफी जोर पड़ा है, और उनके जो वहां पर जहां जो रजिस्ट्रेशन है मनरेगा के वो बहुत बढ़ गई है। तो मैं अब वही बात कह रही हूँ कि वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में ज्यादा हमको फोकस करना चाहिए, और लेबर इंटेंसिव के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट लॉन्ग टर्म में अगर आपको चाहिए तो मैन्युफैक्चरिंग में ही मिलेगा आपको, और इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, निवेश की जरूरत है बहुत ज्यादा, और इसके लिए अगेन थोड़े से और रिफॉर्म्स चाहिए, कटिंग ऑफ रेड टेप, और टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इजियर for both foreign investors as well as domestic investors. So I think ultimately सरकार को जो economic reforms जो चाहिए to revitalize the economy, वो सारे पर उनका focus सारा ये होना चाहिए कि areas where you can create more jobs. Okay, 2 points I'll be making, Sushma, and I would like your comment on that. First is related to KV Kamath committee, which worked out the financial parameters for a loan restructuring plan, and it has said that 72% of the banking sector debt, worth roughly about 38 lakh crores, remain under stress. One. The second is that the pandemic is expected to lead to a further surge in NPAs and erosion of capital. Will this not, these two factors, necessitate another round of capital rising by the banks? And will 2,000 crore that the Parliament is asking for, is that capital enough for all PSBs? Well, I think the last question I will answer first. No, it is certainly not enough as of now. But I think the government is, I would presume that the government is thinking in terms of the fact that it is going to be having to do, it will be doing capital infusion in a phased manner probably throughout the year. And as I said, as far as demands for grants are concerned, they can always come back to Parliament and seek approvals for further financing. So I think we shouldn't worry too much about that. I think when you come back to the KV Kamath committee, I think they have rightly identified the fact that this entire area, there's so much of debt is going. You're going to have stress in the entire financial sector. But I think that the KV Kamath committee has also laid down certain proposals for implementation by the government, which should help in overcoming this problem. I mean, that was the entire idea of setting up the KV Kamath committee. So it has to be seen how far the government accepts the Kamath committee recommendations, and how soon it accepts these recommendations and goes forward with implementation. Okay, my colleague touched upon this a bit in his previous question. I'm going to elaborate on that, and that is to do with consumption.
for an economy of India's nature, the significance of the middle class can hardly be overstated. You'll agree with me, Sushma. Absolutely. Consumption, the pillar that normally accounts for over 60% of India's GDP, is majorly reliant on spending by us, the middle class consumers, both urban and rural. And if growth has to make a comeback at a time when the other three GDP mainstays, the exports, the private investment and government spending, they are kind of throttled by, if I may say so, by the pandemic, consumption looks like the most viable avenue. So should we, the government, I mean, I'm not saying we, the government be looking at ways in which to bolster this viable avenue? Well, of course, this is something that, I have been advocating, and I think probably I have mentioned it maybe on other programs of Market Mantra, that it would be, I think the best idea would be for the government to push money in the hands of the poorest of the poor through the direct benefit transfer scheme. We have a wonderful scheme of, banking system now with the Jan Dhan accounts, and there was a time when money which was being, utilized for rural development programs was not really reaching the poor. And now you have a system, by using technology, that you can immediately ensure that the full amount of money of governmental funding can reach the beneficiaries of these schemes. So I think that this of course is something that has been done. It has been done in countries around the world. The United States has been, giving cash infusion to its citizens. The United Kingdom has been doing it. They have been giving vouchers. There's a different way of doing it. But the fact is that actual cash infusion into the banking accounts of people. And the idea is that, of course, these people will spend that money, and therefore this entire virtuous cycle of consumption will begin. So this is something that one has been advocating, and I think many other economists have also been advocating. And one can only hope that the government thinks also in similar lines, unless they have many other ideas. They have many stellar economists as their advisors. So one would hope that something like this is done soon. So there's been a survey which I was reading a while back, and it says that a sentiment boost to the Indian middle class would be the government's best bet to mitigate the economic impact of this pandemic, which you also agree with wholeheartedly. Yes. But despite all that, there's been precious little that has been done to help the middle class. The people who bear a disproportionate tax burden only to find themselves at the receiving end of policy making at times. Well, I think right now the focus really needs to be on take a larger perspective, and you need to look probably at the poorest of the poor beneficiaries, and you need to ensure that they are brought out of poverty, because a lot of them have lost their jobs. And so I think the focus needs to be there, rather than, of course, the middle class is there, but the fact is that the other focus can be on medium and small enterprises. So middle class per se, of course, should get a boost along with other segments of the economy. सुषमा जी, जिस तरह से कह लें कि दुनिया भर में बाजारों को खोला जाने लगा है, सहूलियतें, यानी कोविड का प्रभाव तो है, और कोविड के आंकड़े दिखा रहे हैं कि उसका जो कह लें आक्रमण है या प्रसार है वो बढ़ ही रहा है,
जी। इन सब के बावजूद जो बाजार जगह जगह खुल रहे हैं उसमें भारतीय निर्यातकों के लिए कहाँ कैसा अवसर बन रहा है? आपने अभी कहा कि छोटे और जो मझोले किस्म के उद्यम हैं वहाँ जो रोजगार की संभावना अधिक दिखती है, तो क्या निर्यात के अवसर कहीं बढ़ते नजर आ रहे हैं जिससे कि अर्थव्यवस्था को थोड़ी गति मिल सके, और वहाँ क्या सरकार को करना पड़ सकता है? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो क्षेत्र हैं जहाँ निर्यात ज्यादा होता है वो ज्यादा लेबर इंटेंसिव हैं, और जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी क्षेत्र है, जैसे हैंडीक्राफ्ट है, टेक्सटाइल्स है, ये ज्यादा लेबर इंटेंसिव क्षेत्र है, और यहाँ पर मेरे ख्याल में फोकस जरूर होना चाहिए। अब जहां आप कहते हैं कि स्कोप तो जरूर है एक्सपोर्ट्स का, क्योंकि बाकी अगर बाहर के देशों में देखा जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी पिकअप हो रही है, धीरे धीरे हो रही है लेकिन पिकअप हो रही है। और अगर आप एपिडेमियोलॉजिस्ट से भी पूछें तो वो ये कह रहे हैं कि आप इस वायरस की वजह से आपको अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद नहीं करनी चाहिए। हाँ, जो लोग 60 से ऊपर हैं उनको शायद आपको थोड़ा सा उनको आने जाने में रोकना चाहिए, लेकिन बाकी आपको अपना जो रोजमर्रे का काम है वो आपको करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चलाना पड़ेगा, और बाकी देश चला रहे हैं। हाँ, मैं इसमें ये कैवियट जरूर डाला है कि आपको मास्क डालने चाहिए, आपको हाथ धोने चाहिए, आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, लेकिन ये कैवियट्स लगाने के बाद इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो करनी पड़ेगी, और निर्यात का जो काम है वो अभी बढ़ेगा। अभी अगर आप देखें कि सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बढ़ोतरी हो रही है। कंट्रैक्शन जरूर हुआ है अप्रैल जून क्वार्टर में, बहुत ज्यादा 24% हुआ है, लेकिन धीरे धीरे करके ये जो हमारी जो इकोनॉमी है वो पटरी पे आ जाएगी। Sushma, the FII's buying accelerated in August 2020 with net inflow of nearly $6 billion, which was negative till July 2020. What could be the reasons for the current positive mood of FPIs in Indian markets? What's driving them actually? What's driving them to Indian markets? Global liquidity or a higher emerging market allocations due to weak US dollar? Well, I think the global liquidity is the big answer here, because you're having, the United States and other countries, they're all going in for huge stimulus into the market. Cheap money is available, and that money is trying to find, ways of areas of investment. So I think that is the main reason. The other thing is that the Indian market is showing good returns. The stock market, despite its crash at the end of March and beginning of April, has been rising, and there is a chance to make good purchases and at fairly good levels over here. So this is the second reason. And thirdly, of course, the Indian economy is showing that despite its terrible crash, it has crashed in the April, May, June quarter, the scenario is slowly returning back to normal. Now, whether it is going to be a W-shaped recovery or a V-shaped recovery, as the government is saying, is difficult to say. I would say it's going to be a W-shaped recovery, but there will be a recovery. And perhaps this year we will have, of course, a contraction. But all indicators, all rating agencies even, are expecting that 21-22 will be a better year for the Indian economy. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, नजर डालें रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 16 पैसे कमजोर हुआ, 73 रुपए 64 पैसे के स्तर पर आ गया। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर के मूल्य में 0.16% की तेजी आई। डॉलर इंडेक्स 92.9 पर पहुंच गया। ध्यान दें वैश्विक बाजारों पर, तो एशियाई बाजारों में आज कुल मिलाकर तेजी बनी रही है। चीन से आए उत्साहजनक आर्थिक आंकड़ों तथा कोविड-19 का टीका विकसित होने के संकेतों से निवेशकों का मनोबल आज एशियाई बाजार में ऊंचा बना रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.7% बढ़त के साथ बंद हुआ। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.5% की वृद्धि दिखी। हांगकांग का हेंग सेंग 0.4% ऊपर आ गया।
सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.1% की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। उधर बिकवाली के दबाव में जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.4% घाटे में रहा। यूरोपीय बाजारों की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां भी लिवाली दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 1.1% ऊपर चल रहा था। जर्मनी का डेक्स 0.4% लाभ में था। फ्रांस का CAC 40 0.5% बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। And in the US, the three major stocks climbed yesterday on a boost from technology stocks, while signs of progress in developing a COVID-19 vaccine also supported the indices. News that Nvidia Corp will buy UK-based chip designer ARM from Japan's SoftBank Group Corp for $40 billion also uplifted the Wall Street indices. The Dow Jones Industrial Average climbed 1.2%, the S&P 500 surged 1.3%, and the Nasdaq Composite Index zoomed 1.9%. So COVID seems to be playing a very important role in all the markets worldwide, Sushma. The news that the vaccine is coming in is lifting up the sentiments of the markets. Yes, I think COVID is the key factor actually as far as the markets are concerned, because unless in answer to the last question, I mentioned that unless the global economy gets back to normal, we're not going to have any positive indicators for any of the markets. So, and it really depends on the development of a vaccine, and also it depends, as I said, on the extent to which every country focuses on these, preventive areas of wearing masks, of having social distancing, washing hands, doing these kind of things, which is what the experts are saying are important till the vaccine actually comes on the market. So as I said, the vaccine is critical because it is the disease which is preventing economic activity from coming to normal levels. Yes, the fact that the development of the vaccine was halted, one of the vaccines, the Oxford vaccine, it was halted for some reason. It has now resumed. This has definitely given a boost to markets. Okay. Moving on, the oil prices today edged higher, but the growth remained thin. Crude prices added marginally as forecast of a slower than expected recovery in global fuel demand due to the coronavirus pandemic weighed on it. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $40 per barrel, while WTI crude prices were around $37.80 per barrel. आइए चलें सर्राफा बाजार। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की चमक तेज रही है। सोने का मूल्य 422 रुपए बढ़कर 53,019 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी 1,013 रुपए उछलकर 70,743 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने का मूल्य थोड़ा सा मजबूत हुआ है, $1,963 प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गया, जबकि चांदी अपने पूर्व स्तर $27.31 प्रति औंस के स्तर पर बनी रही। सुषमा जी, ये जो सोना है इसमें आज भी चमक है। अब जब शेयर बाजार दुनिया भर में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, सोने की जो रुझान होगी वो किस दिशा में जाती दिख रही है? देखिए, जब तक कोविड वायरस है, जब तक ये बीमारी रहेगी, तब तक सोने की चमक मेरे ख्याल रहेगी, और मेरे ख्याल वैक्सीन आने के बाद शायद उसकी चमक थोड़ी सी कम हो जाएगी। Okay, quickly, Sushma, actually we don't have much time. China seems to be bucking the trend and is forecast to expand 1.8% this year and take a growth of nearly 7.7% in 2021. And again, that is linked to the virus because they seem to have ensured that the virus is eliminated in most parts of the country, barring small spurts here and there. But once the virus, the pandemic goes, I think everyone's global economic activity will, rise. यहीं पर श्रोताओं की ओर से सुषमा जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। Thank you, Sushma, for being with us.
Thank And you. before we close, the headlines once again. Key equity indices gain more than 0.7% amid positive global cues. Sensex closes at 39,044. Nifty settles at 11,522. Global indices climb amid progress in COVID-19 vaccine development, and gold rises to trade above 53,000 rupees per 10 grams mark in the Delhi bullion market. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.